स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, कल्पना कीजिए कि आज अगर किसी को अपने परिवार या किसी को भी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसकी पहली भावना क्या होगी दोस्तों? इलाज मिलने की उम्मीद या पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लुट जाने का डर? सोचिए, हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं जहां हम चंद्रयान से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन उसी भारत के देश में, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े अस्पताल के सामने गेट पर एक गर्भवती महिला जमीन पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि अंदर बेड अवेलेबल नहीं था। साथियों, जरा इस तस्वीर को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की एक तस्वीर से मैच करके देखिए, बगल में रखकर देखिए दोस्तों। वहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल में NICU में बेड नहीं मिला। उसे दूसरे अस्पताल में ले जाने के वक्त में उसे कार्डियक अरेस्ट आता है और उसकी जान चली जाती है। अगले 5 घंटे के भीतर दोस्तों क्या हुआ पता है? वहां पर अगले 5 घंटे के भीतर पूरे देश सड़कों पर आ जाता है और पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री मारीना बोगोवा को त्यागपत्र देना पड़ता है। साथियों, इसे सबसे कड़वा सच इसमें आपको पता है क्या है? सबसे कड़वा सच यह है कि जिस महिला की मौत हुई वह यूरोपियन लेडी नहीं थी। वास्तव में वह पुर्तगाल की नागरिक भी नहीं थी, वह नागरिक थी भारत की। और अपने देश में दोस्तों, अपने देश में आपके नवजात बच्चे को ICU के अंदर चूहे काट खाएं तब भी किसी अफसर की चाय का प्याला ठंडा नहीं होता है दोस्तों। आज हम किसी एक अस्पताल की लापरवाही पर बात नहीं करने जा रहे दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के हेल्थ केयर सिंडिकेट के बारे में। कैसे सरकारी अस्पतालों में जानबूझकर की गई बदहाली और प्राइवेट अस्पतालों की संगठित लूट ने मिलकर एक आम भारतीय को कंगाल बनाने का पूरा एक ट्रैप बिछा रखा है। आज हम आंकड़ों और सबूतों के साथ इस पूरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जमीन पर सिस्टम कैसे काम करता है। राजस्थान का कोटा शहर, जिसे देश का एजुकेशनल हब कहा जाता है, मई 2026 में कोटा में 2 प्रमुख सरकारी अस्पताल हैं, JK लोन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वहां पर एक के बाद एक महिलाओं के किडनी फेल होने की खबरें आने लगती हैं। करीब 5 माताओं की मौत हो जाती है और 12 से ज़्यादा की किडनी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। और ये वो महिलाएं थीं जो चाइल्ड डिलीवरी के लिए गई हुई थी। अब जरा यहां पर फाइल ट्रेल और क्रोनोलॉजी को समझिएगा दोस्तों। प्रसव के बाद महिलाओं को ब्लीडिंग रोकने के लिए एक बेसिक लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। अस्पतालों में जो इंजेक्शन दिया गया उसका नाम था टोसिन। जब लैब में जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल या तो बिल्कुल था ही नहीं या बिल्कुल वो था महज पानी और घटिया केमिकल्स का मिलावट। खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है दोस्तों। सप्लायर ने कागजों पर 9,300 डोज खरीदे, लेकिन अस्पतालों में 10,050 डोज के बिल किए गए। यानी कि 750 नकली इंजेक्शन सीधे सरकारी सप्लाई चेन में एंटर कर जाते हैं। यह कोई टेक्निकल एरर नहीं है दोस्तों, यह सरकारी सरपरस्ती में किया गया एक ऑर्गेनाइज्ड मर्डर है। 70 दिनों तक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस का नरक झेलने के बाद उन पीड़ित महिलाओं ने देश की राष्ट्रपति के पास एक लेटर भेजा और उस लेटर में कहा कि हमें या तो नई किडनी दे दीजिए या फिर अब यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दीजिए साथियों। ये बहुत ही पीड़ादायक है और यह सिर्फ कोटा में नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश में देखेंगे ना, भारत के मैप में आप जहां भी उंगली रख देंगे वहां पर आपको नए तरीके के जख्म देखने को मिल जाएंगे। इंदौर की बात करता हूं, मध्य प्रदेश में खजराना में 100 बेड का सरकारी अस्पताल, जिसमें पिछले 6 सालों में कोई बिल्डिंग ही नहीं है। यह अस्पताल सिर्फ कागजों पे चल रहा है। 87 कर्मचारियों तनख्वाहें उठा रहे हैं। जून 2026 में अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर में उसी भुतहा अस्पताल के नाम पर निकाले गए दोस्तों। अब आप सोचिए, जहां जमीन पर एक ईंट तक नहीं है वहां पर मेडिकल की 100 बेड की फैसिलिटी चल रही है MP में।
इसी प्रकार केरला की बात करें, केरला का हेल्थ मॉडल बेहतरीन माना जाता है। वहां एक 9 साल की मासूम बच्ची के टूटे हाथ पर डॉक्टर ने बिना देखे प्लास्टर कर चढ़ा दिया, अंदर जहर गैंग्रीन फैला और आखिरकार बच्ची का हाथ काटना पड़ा। हमारे देश का हेल्थ केयर मॉडल दोस्तों अब एक ट्रेजिक कॉमेडी बन चुका है। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जिंदा चले गए तो बाहर सही सलामत आना अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन आपकी किस्मत कितनी बुलंद थी। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो इस देश के हर मिडिल क्लास को डरा देगा। इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। नीति आयोग और ग्लोबल हेल्थ जर्नल्स के डेटा के मुताबिक भारत में हर साल 10 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ बीमारी और इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब पूरा जर्मनी, पूरा ऑस्ट्रेलिया मिला दिया जाए तो जितनी आबादी बनती है उतने भारतीय हर साल महज मेडिकल बिल की वजह से मिडिल क्लास से लोअर क्लास और गरीब क्लास में चले जा रहे हैं। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का अर्थशास्त्र भी। साथियों समझिएगा इसको, क्योंकि यहां पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो एक अलग तरीके से काम करता है। अगर देखें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का गणित तो 43% खर्च जो है वो व्यक्ति अपने जेब से करता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में, 44% सरकार करती है और 13% कवर होता है बीमा व अन्य स्रोत से। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई भारतीय बीमार पड़ता है तो कुल बिल का 43% हिस्सा उसे अपनी जेब से देना पड़ता है। संपत्ति बेच कर दे या कर्ज चुका कर, कर्ज लेकर दे, कैसे भी दे। विकसित देशों जैसे कि यूके की बात करें, जापान की बात करें, यह ओपीई महज 10 से 12% का होता है। यहां तक कि हमारा पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश भी ग्लोबल हेल्थ असेस क्वालिटी इंडेक्स में हमसे बेहतर रैंक करता है दोस्तों। हम जो हैं 195 देशों में 145वें नंबर पर खिसक चुके हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि 2026 के ताजा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 10 सालों में यह ओपीई नीचे धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन इस साल पहली बार बढ़कर 39% से हो गया 43%। क्यों? क्योंकि कोविड काल के बाद सरकार ने हेल्थ बजट से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ऊपर से मेडिकल इन्फ्लेशन करीब 12% मेडिकल इन्फ्लेशन हो रहा है, इस दर से बढ़ रहा है, जबकि आपकी सैलरी 4% की दर से भी नहीं बढ़ रही, यानी इलाज आपकी कमाई से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में कितना महंगा अब इलाज हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद एक आम आदमी के सामने असली ट्रैप भी देखिएगा। अगर आप बीमार होते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आप सरकारी अस्पताल में जाएं, दूसरा आप जाएं प्राइवेट अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको स्ट्रेचर नहीं मिलता है, दलाल नहीं मिलता और एमआरआई के लिए आपको 6 महीने की तारीख दी जाती है। प्राइवेट अस्पताल में जब आप जाते हैं तो जैसे ही आप कदम रखते हैं आपका बैंक बैलेंस 0 की तरफ बढ़ने लगता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल का इलाज सरकारी अस्पतालों के इलाज के मुकाबले 70 गुना 70 टाइम्स महंगा है दोस्तों। अब आप इसका अंदाजा लगाइए दोस्तों कि सरकार में जिस इलाज पर औसत खर्च 452 रुपए आता है, प्राइवेट में वही 452 रुपए का इलाज 31,845 रुपए बैठता है। फिर भी लोग प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंपल्सन, सुनियोजित मजबूरी। सरकारी अस्पताल जानबूझकर इतना गंदा, बदहाल और अमानवीय बना दिया जाता है कि आम आदमी डर के मारे खुद ब खुद प्राइवेट कॉरपोरेट अस्पतालों की तरफ भागे। साथियों, प्राइवेट अस्पताल अब इलाज का केंद्र नहीं रहे, वास्तव में वे बन गए हैं 5 स्टार रिजॉर्ट्स, जिसमें साथ में एक आईसीयू आपको अटैच कर दिया जाता है। वहां डॉक्टर्स आपकी पल्स बाद में चेक करता है, पहले आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट और इंश्योरेंस का स्टेटस चेक किया जाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो सीसीआई है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर के 12 बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों के लास्ट 10 इयर्स के डेटा की जांच करने के बाद उसने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से लॉक्ड इन पेशेंट है।
यानी कि अस्पतालों में कुल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो बाहर के सर्टिफाइड लैब से 243% ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। मरीजों को जबरन एफिडेविट साइन कराया जाता है कि दवा और सिरिंज सिर्फ अस्पताल के फार्मेसी से ही ली जाएगी। और सबसे बड़ी विडंबना, 10 साल की जांच के बाद रिपोर्ट आई, लेकिन बड़े कॉरपोरेट सिंडिकेट के दबाव में अब तक एक भी कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, ये मेडिकल सिस्टम भारत का किस प्रकार से चल रहा है। और अब मूल प्रश्न पर वापस लौटते हैं दोस्तों, क्योंकि जहां से मैंने शुरू की थी बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोटा की वो 5 माएं राष्ट्रपति से मौत का परमिट क्यों मांग रही हैं? क्योंकि देश में अकाउंटेबिलिटी नाम का शब्द अब किताबों में दब कर रह गया है। अगर ट्रेन दुर्घटना हो तो ट्रैक मैन या स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर अस्पताल में नकली इंजेक्शन से मौत हो जाए तो एक छोटे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, फाइल बंद कर दी जाती है। क्या किसी राज्य के स्वास्थ्य सचिव पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है आज तक? कभी नहीं। क्या किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश तक की है? नहीं। क्या उस दवा कंपनी के मालिक को जेल भेजा गया है? नहीं। तो देश में, हमारे देश में एटलीस्ट, व्यवस्था का नियम बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट है दोस्तों। यदि आप अमीर हैं तो आपको एक प्राइवेट अस्पताल का वीआईपी स्वीट मिलेगा, और यदि आप आम नागरिक हैं तो आपकी जान की कीमत सिर्फ उतनी ही है जितनी चुनाव के वक्त मिलने वाली अनुग्रह राशि के चेक पर लिखी होती है। अब दोस्तों, यह शून्य जवाबदेही का यह दौर जो आप देख रहे हैं, सवाल यह है कि इस दुष्चक्र से निकले कैसे, निकलने का मार्ग क्या है? तो पहला है, सरकारी स्तर पर अगर हम कुछ सुधार करना चाहें तो भारत सरकार को अपनी जीडीपी का 2.5 से 3% तक स्वास्थ्य पर खर्च करना ही होगा, जो फिलहाल 1.3% के आसपास है। इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि अगर सरकारी बजट बढ़ जाए तो आपकी जेब से होने वाले खर्च में जो अभी मैंने बताया 43% है, वो सीधे 30% पर आ जाएगा। दूसरा, आपको व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रोटेक्शन लेना होगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलता, आपको अपनी सुरक्षा की ढाल खुद बनानी होगी। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कोई विकल्प नहीं है, नीड ऑफ द आवर है दोस्तों। इसे निवेश मत मानिए, यह आपातकालीन सुरक्षा कवच है। ओपीडी पर जाएं तो जरूर ओपीडी कवर पर उसमें ध्यान दें। देश में 70% लोग अस्पताल में भर्ती होने से नहीं, बल्कि महंगी रोज की दवाओं और पैथोलॉजी टेस्ट के बिल से गरीब होते हैं। इसीलिए अपने वित्तीय प्लान में ओपीडी का खर्चा अलग से इमरजेंसी फंड में अवश्य रखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे वही सवाल दोस्तों दोबारा पूछता हूं, क्या भारत में आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? जवाब है नहीं। जान सस्ती नहीं है दोस्तों, उसे सिस्टम ने और कॉरपोरेट सिंडिकेट ने मिलकर सस्ता बना रखा है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी जान की कीमत वसूलना शुरू कर देंगे, उसी दिन किसी नेता का वोट बैंक और किसी कॉरपोरेट की तिजोरी भरनी बंद हो जाएगी। कोटा की उन माताओं की चिट्ठी सिर्फ 5 औरतों का दर्द नहीं है दोस्तों, वो इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के मुंह पर एक चेतावनी है। तो अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आए दोस्तों, तो जरूर उनसे जात पात, धर्म और चुनाव में बांटी जा रही मुफ्त रेवड़ियों पर बात मत कीजिएगा। उनसे सीधा सवाल पूछिएगा दोस्तों, साहब मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया? मेरे शहर का सरकारी अस्पताल में बेड, डॉक्टर और असली दवा कब मिलेगी? जिस दिन यह सवाल आपके वोट का आधार बन जाएगा, उस दिन इस देश की किसी मां को व उसके अपने नवजात को छोड़कर, सोचिए, तुरंत पैदा हुए बच्चे को छोड़कर इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़े, ये कितने शर्म की बात है। अगर यह विश्लेषण आपके दिल को झकझोरता है और आपको सोचने को मजबूर करता है, और इसे आप तब ऐसा जरूर करिएगा, आप अपने सभी जानने वालों तक इसे पहुंचाइएगा। कमेंट में अपने विचार भी साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कि बहुत दुखद भी है। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं जो कि स्मार्ट मॉडल पर आधारित है, और कल तक आपको इसमें एक बहुत प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि आपको 7,999 रुपए के शुरुआती प्राइसेस पर मिलेगा, जिसके लिए आपको पीके लाइव कोड
को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना होगा? आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर में से कहीं पर जाइए, अपने टारगेट ईयर को चूज़ कीजिए, ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन नाउ पर जाइए, बाय नाउ पर जाइए और जब परचेज करने चलिए तो पीके लाइव लगा लीजिएगा कोड। अगर आपको कोई भी समस्या होती है या आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या आप मेरे वीडियोस के लिंक चाहते हैं जो आपको अपडेटेड वे में मिल जाएं, तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से इंस्टा और टेलीग्राम के। यहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।